दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। खेतों में गेहूं की कटाई शुरू हो गई थी, लेकिन गणेशी का पैर अभी अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए वह घर पर ही रहता था। मोहन भी घर पर था, इसलिए काम का सारा बोझ हरिया और पारों के कंधों पर आना पड़ा। वे दोनों सुबह को हंसिया लेकर निकल पड़ते और शाम तक तपती धूप में पसीना बहाकर गेहूं कटाई करते। दोपहर तक तो वे दोनों की कटाई में जुटे रहते, लेकिन दोपहर के बाद बिंदिया भी उनके काम में हाथ बटाती। इसका कार्य दोपहर की रोटियां बनाकर खेत में लाना था। वह बेचारी दोपहर तक तो पशुओं को घर का काम देखती, फिर बाद में खाना बनाकर खेत ले जाती। गणेशी घर की देखभाल के लिए घर पर रह जाता था। काम भी अधिकता के कारण दोनों घर एक से जान पड़ते थे। दोपहर बाद तो बिंदिया ने चूल्हा फूंक कर खाना बनाया। उन्होंने पहले तो खाना गणेश को खिलाया और फिर खाना लेकर खेत की तरफ चली। जबकि खेतों में इन दिनों काम था, इसलिए गांव के गलियारों भी इन दिनों में सोने से जान पड़ते थे। ऐसा लगता था मानो गांव में कोई रहा ही न हो। कहीं कहीं केवल एक दो आदमी ही दिखाई देते थे। बिंदिया खेतों में पहुंचती थी तो रास्ते में प्रधान जी का घर पड़ता था। गर्मी की छुट्टियां पड़ गई थी, इसलिए प्रधान जी का छोटा लड़का जो मोहन को रास्ते में मिला था, वह घर आया हुआ था। उसके साथ उसका एक दोस्त और आया था। रईस घर का लड़का था, इसलिए शहर की 2 साल की हवा ने काफी हद तक उसकी रंगीनता में रंग दिया था। गाँव की 2 बेटियों को ऐसे घूरता था मानो ये सब उनके गुलाम हो। बिंदिया खाना लेकर खेत की तरफ जा रही थी तो भानु प्रताप ने अपने मित्र के साथ गली में खड़ा था। बिंदिया गली से गुजरी, उसने उसे भी भूखे भेड़िए की तरह से देखा और घूरा। बिंदिया शर्मीली लड़की थी, उसने सामने से ऐसी भूखी नजरें देखी तो शरीर पर पड़ती देखी उसका दिल गदगद करने लगा। उसने अपनी चुन्नी को अपने सीने पर खींचा और तेजी से खाना हाथ में लिए आगे बढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो भानु प्रताप और दूर से घूरे जा रहा था। वह खेत चली गई। अगले दिन फिर सुबह हुई तो पारो और रिया अपनी हंसिया लेकर फिर खेत पहुंचे। बिंदिया ने दोपहर को चूल्हा फूंका, खाना बनाया और अपनी हंसिया लेकर खेत की तरफ चली। मैं गली से गुजर रही थी तो उसे आज गली में भानु प्रताप दिखाई ना दिया। प्रधान जी की हवेली में ही बाहर से नजर दौड़ाई, लेकिन उसे अंदर भी कोई दिखाई न पड़ा। बिंदिया को आज ये बात कुछ अटपटी सी लगी, लेकिन फिर भी वह उसे इस बात से कोई सरोकार न था, इसलिए वह आगे बढ़ गई और खेत की तरफ चल पड़ी। खेत का रास्ता टेढ़ी मेढ़ी गंजे से होकर गुजरता था और गंजे के दोनों काफी घने ईंट के खेत थे। इनके बीच में से दिन में भी सन्नाटा छाया रहा हुआ था। जब खेत जाने के लिए किसी रास्ते से गुजरना पड़ता था, उनके बीच में गुजरते समय अपोध उसे अनायास ही डर सा महसूस होता था। खाना लेकर आई तो कुछ डरते हुए वह हर रोज की भांति पगडंडी पर चली, लेकिन जो ही वह पगडंडी पर कुछ आगे बढ़ी तो उसे ईंट के खेत में कुछ हलचल सी सुनाई दी।
इसे सुनकर उसके कान खड़े हो गए। बेचारी का दिल भी डर के मारे ऐसे धड़कने लगा मानो अंदर से कोई उसके सीने पर हथौड़ा चला रहा हो। उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन तो पीछे कुछ न दिखाई दिया। जो ही उसने पीछे देखकर आगे मुंह किया, उसका सांस गले में ही अटक गया। इसके सामने भानु प्रताप खड़ा था और इससे पहले कि बिंदिया कुछ आवाज करती, भानु तेजी से आगे बढ़ा और उसने बिंदिया के मुंह को एक हाथ से दबोचते हुए दूसरे हाथ से मजबूती से पकड़ लिया। बेचारी लड़की इस अनजान आई मुसीबत से घबरा उठी। उसने अपने आप को बंधन मुक्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह इस दुष्ट के मजबूत बंधन से एक मछली की भांति ही छटपटा कर रह गई। उसका खाना जमीन पर गिर गया, उसकी हसिया भी हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। इस समय वह लाचार हो गई थी और जिस प्रकार से कोई किसी शिकार में जाल में फंस जाने पर बंधन मुक्त होने के लिए छटपटाती है, विद्या भी उसी प्रकार से बंधन मुक्त होने की कोशिश करती रही। लेकिन ये सब अब बेकार था। इसके बाद मानवता के उन दोनों भेड़ियों ने अपने नुकीले पंजों से बिंदिया के शरीर के कपड़ों को चीर चीर कर डाला और दोनों दोस्तों ने मिलकर उस नाजुक कुली को जमीन पर दबोच लिया था। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।